हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम शुरुआत से बेसिक से लेकर के एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें क्या क्या कार्य करने पड़े या हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। केवल आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। भारतीय संविधान बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं मांगता हूं कि भारतीय संविधान को हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी हमें जो है संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हर देश का कोई ना कोई संविधान होता ज़रूर है, तो हमें भी संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए तो संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि देश में समव्यवस्था और सुरक्षा शांति बनी रहे, इसीलिए हमें क्या संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब इसका निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय सभा के द्वारा हुआ था। क्या बोला है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा हुआ था, यानी कि एक सभा बनाई गई, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम किसका संविधान बना गया। अगर आपसे पूछता है कि विश्व में संविधान सर्वप्रथम किसका बनाया गया, तो आपका अमेरिका और फ्रांस का बनाया गया। किसका बनाया गया? अमेरिका और फ्रांस का बनाया गया। और दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम संविधान किस देश का यानी बनाया गया, तो ये आपका सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस का बनाया गया था। वहीं से हमें मिलता है कि सर्वप्रथम संविधान अमेरिका और फ्रांस का बनाया गया था। और ये दोस्तों लिखित संविधान था। कैसा संविधान था मेरे भाई? लिखित संविधान था। किसका? अमेरिका और फ्रांस दोनों का लिखित संविधान था। इसके बाद फिर हमारे देश में संविधान की मांग कब की गई, तो हमारे देश में संविधान की मांग यानी भारत में सर्वप्रथम मांग 1934 ईस्वी में वामपंथी नेता मानवेंद्र राय के द्वारा की गई थी। हमारे देश में संविधान की मांग कब की गई थी? 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी। और इन्हीं को हम शार्ट में MN राय भी कहते हैं। MN राय भी कहते हैं। और कभी कभी आपके ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन सा नेता जो भारतीय संविधान की मांग किया था, तो MN राय ये भी दे देता है, या मानवेंद्र नाथ राय भी दे देता है। तो कब किया था इन्होंने दोस्तों? 1934 ईस्वी में किया था। और इसके पहले एक नेता ने और किया था। ये तो संविधान सभा की मांग किए थे, यानी प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे अंग्रेजों से बोले थे कि हमें, और इसके लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया था कि हमें हमारा संविधान चाहिए, हमारे देश का ही संविधान चाहिए। इसके पहले 1895 ईस्वी में, कब मेरे भाई? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी मांग किया था। कब? 1895 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा संविधान हमारे ही लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस पे ज़्यादा लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात थी और इसमें जो है अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ही चरण सीमा पर था 1895 ईस्वी के करीब। तो इसका ध्यान नहीं दिया गया, यानी बाल गंगाधर तिलक जी का ध्यान नहीं दिया गया। तो आपके एग्जाम में केवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और सीधा सीधा पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने किया या किस सन में हुई थी, तो 1934 ईस्वी में वामपंथी नेता MN राय या मानवेंद्र राय के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद इसका सपोर्ट किन्होंने किया था? इसका जो है, जब इन्होंने 1934 ईस्वी में
संविधान सभा की मांग किया कि हमारे देश में भी संविधान होना चाहिए और हमारे देश के लोगों के द्वारा ही बनाया संविधान होना चाहिए। इसके लिए इनका सपोर्ट किया 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका सपोर्ट किया। क्या किस सन में? 1938 ईस्वी में, कि हाँ भाई ये हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। किन्होंने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका क्या किया था? सपोर्ट किया था इस बात का कि हमारे देश में भी एक कोई संविधान होना चाहिए। अब इसके बाद 1938 के बाद 1939 में क्या चालू हो जाता है आपका दोस्तों? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध इसी बीच प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो ये बातें यहीं पर छोड़ दे दिया जाता है। जो अंग्रेजी सरकार थी इस पर ध्यान ना दे करके वो आपके किस में ध्यान दे रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि ब्रिटेन जो था आपका द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रहा था, क्योंकि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो फिर इसी में वो अपना ध्यान देता है। तो जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो क्या होता है? उसको सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है। किसे? ब्रिटेन को। किसको दोस्तों? ब्रिटेन को क्या पड़ती है? सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है? भारत से सैनिकों को लेने की जो है मांग करता है। भारत से सैनिकों को भेजता है द्वितीय विश्व युद्ध में कि वो अपने देश के सैनिकों के बचाव के लिए, क्योंकि हम सब भारत के वासी क्या थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो वो क्या करते थे कि जो हमारे इंडिया के सैनिक थे, यानी भारत के सैनिक थे, उनको द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने के लिए क्या किया? 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत के सैनिकों को ले जाने के लिए भारत के कुछ नेताओं से अनुमति मांगे। क्या किए? अनुमति मांगे थे। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब आगे देखिए 1939 में मैंने अभी बताया कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध से कौन जूझ रहा था? ब्रिटेन जूझ रहा था, यानी लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था। तो उसे लड़ाई करने के लिए सैनिकों की ज़रूरत पड़ी। और जब वो सैनिकों की ज़रूरत पड़ी उसे, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हम तो भारत को गुलाम किए ही हैं, क्यों ना हम भारत के सैनिकों को युद्ध में झोंक दें और अपने देश के सैनिकों का बचाव कर सकें। तो इन्होंने क्या किया? जो 1934 ईस्वी में, अभी मैंने बताया कि 1934 ईस्वी में मानवेंद्र राय यानी MN राय ने जो संविधान का प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश में भी संविधान होना चाहिए, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया संविधान होना चाहिए। इनके पहले 1895 में कौन? बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन इनका प्रस्ताव क्या हुआ? रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हुआ था कि इन्होंने ये कहीं नहीं दर्शाया था कि हमारे देश में हमारे देश के लोगों के द्वारा संविधान बना होना चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में संविधान होना चाहिए, ये नहीं कहा था कि हमारे देश के लोगों के द्वारा बना संविधान होना चाहिए। तो इसकी वजह से 1895 वाले में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब 1934 में किसने? MN राय ने दिया था प्रस्ताव और सीधे तरीके से बोला था। यहाँ पर तो दबे हुए स्वरों में बोला गया था, अप्रत्यक्ष रूप से बोला गया था। और यहाँ पर 1934 में MN राय के द्वारा जब किया गया था तो इस प्रस्ताव को अंग्रेज़ों तक पहुँच गया ये प्रस्ताव। और इन्होंने क्या बोला था कि हमारे लोगों के द्वारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा संविधान होना चाहिए, वो चाहे किसी के द्वारा ही बनाया क्यों ना गया हो। और यहाँ पर क्या हुआ है 34 वाले में कि इन्होंने कहा है कि हमारे ही लोगों के द्वारा संविधान बना होना चाहिए। तो जब 1934 में इसकी मांग की गई थी और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो ब्रिटेन से जो है क्या किया? लड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भारत को जो है 1940 ईस्वी में एक अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं। और इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था दोस्तों कि चलिए ठीक है, हम आपकी जो है बात मान लेते हैं।
जो आपके संविधान का प्रस्ताव है कि हमारे देश में संविधान होना चाहिए हमारे लोगों के द्वारा, तो हम मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने खुले शब्दों में या लिखित शब्दों में नहीं कहा था कि जो है इस किसमें 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने ये नहीं कहा था कि जो है आपके लोगों के द्वारा ही संविधान बना रहेगा। तो इसको क्या किया, भारतीय नेताओं ने कैंसिल कर दिया, इसे मानने को तैयार नहीं हुए। किसे, 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, यानी अगस्त में ये 1940 का प्रस्ताव आया था। तो यहाँ पर उन्होंने लिखित रूप से नहीं दिया, किसने, अंग्रेज़ों ने लिखित रूप से नहीं दिया था कि आपके देश में यानी भारत में संविधान होगा, लिखित रूप से उन्होंने नहीं कहा था, इसलिए भारतीय नेताओं ने इसको रद्द कर दिया, इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इसके बाद अब उसने क्या किया, ब्रिटेन ने, कि हमारे सैनिकों को लड़ने के लिए भेज दिया, बिना हमारे देश के नेताओं के बिना आदेश के लड़ने के लिए भेज दिया। और जब भेजता है तो क्या हुआ, फिर कुछ टुकड़ियों में सैनिकों को भेजता है तो वो सारे के सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर इसके बाद 1942 में भी उसने प्रस्ताव भेजा, क्योंकि उसे फिर से सैनिकों की ज़रूरत पड़ी, तो 1942 में उसने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। कौन सा प्रस्ताव दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। और इस क्रिप्स प्रस्ताव में भी उसने यही बात रखी कि चलो ठीक है, आपके देश में हम संविधान बनाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा कि हम आपके देश में संविधान बनाएंगे। तो कौन बनाने के लिए बोल रहा था, अंग्रेज बोल रहे थे, इसलिए इस प्रस्ताव को भी नामंजूरी कर दी भारतीय नेताओं ने। क्यों मंजूरी कर दी, क्योंकि पहले तो आप हमारे सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिए बिना हमारे परमिशन के, बिना हमारे आदेश के, और फिर आप दूसरा प्रस्ताव हमें यानी 1942 में भेजते हैं कि हम आपके देश में संविधान बनाएंगे। तो आप क्यों होते हैं बनाने वाले, हमारे देश में कोई नहीं है क्या। तो इसलिए फिर इसके बाद ये प्रस्ताव भी क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा। फिर इसके बाद 1945 में, लगभग 1945 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो 1945 में फिर क्या होता है, ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। तो आइए उनको भी जान लेते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, जब 1945 के लगभग द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं यानी चुनाव होते हैं। तो जो है वहाँ का प्रधानमंत्री, कहाँ का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनता है, सर क्लीमेंट एटली बनते हैं। कौन बनता है दोस्तों, सर क्लीमेंट एटली बनते हैं। कहाँ का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और ये सर क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। तो ये लेबर पार्टी से थे। और ये कैसे नेता थे दोस्तों, उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता थे, एक उदारवादी नेता थे। और इन्होंने ही भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान हुआ है भारत को आज़ाद कराने में, क्योंकि एक उदारवादी नेता यानी शांत प्रिय स्वभाव के नेता होने के कारण इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ। और ये 1945 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने, कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और ये लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे, एक ब्रिटेन में एक पार्टी थी, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह पार्टियाँ हैं, हाँ, तो उसी प्रकार ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी थी। तो उस लेबर पार्टी के ये उदारवादी नेता थे और इनका नाम क्या था, सर क्लीमेंट एटली। और यही जो है 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 14 मार्च 1946 भारत की स्वतंत्रता के बारे में ये क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं भाई, भारत को भी हमें आज़ाद करना चाहिए। भारत भी एक संपूर्ण राज्य है, यानी देश है। भारत भी एक क्या है, संपूर्ण देश है। वो अपना देश खुद चला सकता है, हम उसको गुलाम नहीं रखेंगे। इन्होंने इस बात की चर्चा की। और कब की थी, 1946 में, यानी 1945 में ये बनते हैं क्या, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। और 1946 में ये बात रखते हैं अपनी सभा में, अपनी
संसद में इस बात को रखते हैं, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री होने के नाते ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री चाहे तो पता नहीं क्या कर सकता है। इसीलिए क्या किया इन्होंने, चर्चा किया, अपनी संसद में इस बात का चर्चा किया। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, और ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपका जवाब होगा सर क्लीमेंट एटली। क्या था? सर क्लीमेंट एटली थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सर क्लीमेंट एटली, क्योंकि 1945 से 5 सालों के लिए बने थे। 1945 से 1950 तक ये रहे थे। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यानी कि अगर आपसे पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो सर क्लीमेंट एटली। और ये कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। और किस पार्टी से? लेबर पार्टी से थे। और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फिर इन्होंने जब 1946 में स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की अपनी संसद में, तो इन्होंने फिर क्या किया? एक समिति का गठन किया। वहाँ पर सभी लोग सहमत हो गए और एक समिति का गठन किया। एक कैसी समिति? एक 3 सदस्यीय समिति। कैसी दोस्तों? 3 सदस्यीय समिति जो है किया। और उस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, जो भारत का सचिव उस समय थे। कौन थे? कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। उस सभा में 3 लोगों को गठित किया गया कि नहीं भाई आप जाइए, भारत में जाइए, और इस तीनों लोगों को मिलाकर के एक समिति, 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। और उस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। उस समय क्या थे? भारत सचिव थे। और ये स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कहाँ के? ये सभी क्या थे? भारत के नहीं, ये दोनों भारत के नहीं थे, ये पहले वाले भारत के थे। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ भारत के क्या भारत सचिव कौन था? जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत का भारत सचिव कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। एक समिति बनाई गई थी, तो ये 3 लोगों की एक समिति बनाई गई थी। और इसी समिति को, इन तीनों लोगों की समिति को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन कहा गया। और इसी कैबिनेट मिशन को 1946 में ही भारत भेज दिया गया। कब भेजा गया? 1946 में भारत भेज दिया गया। किसे? इस कैबिनेट मिशन को। और कैबिनेट मिशन किसे कहा गया? इन 3 लोगों की समिति को ही कैबिनेट मिशन कहा गया। तो ये जब कैबिनेट मिशन भारत के लिए रवाना होता है तो 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंच जाता है। 14 मार्च को क्या हुआ था? चर्चा की गई थी। और 24 मार्च को ये कैबिनेट मिशन पहुंच जाता है। ये तीनों लोग 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले ले सकते हैं, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं इसके बारे में पढ़ाना। तो जो हमारा क्या था? कैबिनेट मिशन, 3 लोगों के द्वारा जो हमारा कैबिनेट मिशन बना था। और किसके द्वारा ये कैबिनेट मिशन बनाया गया था? सर क्लीमेंट एटली के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे मेरे भाई? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन? सर क्लीमेंट एटली। और वही जो है क्या बनाए थे? कैबिनेट मिशन बनाए थे। और उस मिशन को जब भारत वो भेजते हैं तो यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है मेरे भाई? दिल्ली पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचता है। और ये किसकी अध्यक्षता में था?
कैबिनेट मिशन किसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। उनमें से 3 व्यक्ति थे। मैंने अभी आपको बताया कि 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई थी और उसी समिति का नाम कैबिनेट मिशन दिया गया था। उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। आपसे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। फिर इसके बाद जब ये दिल्ली पहुंचता है तो ये सिर्फ 3 बातें रखता है। जो ये मिशन था कैबिनेट मिशन, जब दिल्ली पहुंचता है तो क्या रखता है? 3 बातें रखता है। कितनी बातें रखता है? 3 बातें रखता है। और कौन कौन सी रखता है? देखिए, प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या 2 बार हो गया है दोस्तों। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्रांत को, जितने भी प्रांत थे उनको उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, अलग अलग स्थानों में बांटा जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या किया था? दूसरी बात इन्होंने बोला था कि भारत की एकता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान देश की मांग को ठुकरा दी गई। तो इसके पहले जो है दोस्तों, पाकिस्तान देश की मांग को क्या किया था? अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था। जो लड़ाई चल रही थी कि मुस्लिमों का अलग से देश होगा जो है, जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जब ये कैबिनेट मिशन आया तो पहली बार इन्होंने क्या किया? भारत की एकता बनाए, यानी कि भारत में एकता और प्रभुत्ता, संप्रदाय, ये सभी बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान देश की मांग जो हो रही थी उसको क्या किया? इन्होंने ठुकरा दिया था। क्या किया था? ठुकरा दिया था। बाद में भले ही पाकिस्तान देश बन गया था आज़ादी के बाद, 1947 के बाद भले ही बन गया था, लेकिन यहाँ पर पहले जो कैबिनेट मिशन आया था उसने क्या किया था? ठुकरा दिया था। फिर अगला तीसरी बात इन्होंने क्या रखा था? ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ, क्या दोस्तों? भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। किसकी क्या की जाएगी? भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों, यानी कि कुछ जगहों में भी राजाओं का अधिकार चलता था। तो यानी कि उन राजाओं के प्रांतों को मिला करके और जहाँ पर अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, इन दोनों जगहों को मिला करके क्या एक जो है को मिला करके भारतीय संघ, यानी पूरा एक संघ, यानी एक देश बना करके इसकी स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा डिटेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसके आगे फिर मैं पढ़ाता हूँ। आगे देखिए, जब ये सारी चीज़ें कैबिनेट मिशन ने 3 बातें रखी, 3 बातों को रखने के बाद क्या होते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। तो जब चुनाव होता है तो वहाँ पर कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। कितनी सीटें मिलती हैं मेरे भाई? 208 सीटें मिलती हैं। किसको? कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। फिर मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, और जो छोटे या अन्य दल थे उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं? 15 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस को कितनी? कांग्रेस को 208 मिलती है, और मुस्लिम लीग को 73, और अन्य जो छोटे छोटे दल थे, निर्दलीय दल थे, उनको कितने ही मिलती हैं? 15 सीटें ही मिलती हैं। तो यहाँ से चुनाव होने के जस्ट बाद अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है कितनी महिलाएं थी, कितने लोग थे, यानी कि जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी दोस्तों? 15 महिलाएं शामिल थी। और आपसे ये भी क्वेश्चन सीधे पूछ लिया है एग्जाम में, और कि संविधान सभा के चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा के चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो दोस्तों 15 महिलाओं ने भाग लिया था। और कौन कौन सी थी उनके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। फिर इसके बाद अनुसूचित लोग कितने थे? 26 लोग थे। और अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे? 33 थे। कितने थे? 15 महिलाएं थी और अनुसूचित 26
और अनुसूचित जनजाति के 33 थे। और कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य जो छोटे छोटे थे वो 15 सीट पाए थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 15 महिलाएं जो थी वो कौन कौन सी थी और वो किस स्थान से रिलेटिव रखती थी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और पूछा गया है। चलिए आगे देखिए दोस्तों कि जो संविधान सभा में भाग लेने वाली कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर होगा 15 महिलाएं थी। और वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी आइए देख लीजिए। पहली थी सरोजिनी नायडू, पहली आपकी थी सरोजिनी नायडू, दूसरी थी सुचेता कृपलानी और तीसरी थी विजय पंडित लक्ष्मी और चौथी थी कमला चौधरी, पांचवी थी पूर्णिमा बनर्जी, छठी थी बेगम एजाज रसूल, सातवीं थी अमृता कौर और आठवीं थी क्या हंसा मेहता थी और नौवीं आपकी थी जी दुर्गाबाई और 10वीं थी दक्षायानी बेलायुदान और 11वीं थी अबू स्वामीनाथन और 12वीं क्या थी मालती चौधरी और 13वीं थी आपकी रेणुका राय और 14 लीला राय और 15 एनी मस्करीनी। तो ये 15 महिलाएं ने संविधान में भाग लिया था, यानी संविधान सभा में भाग लिया था। तो इनका कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा है और डायरेक्टली पूछा भी गया है कई एग्ज़ामों में और कई सेटों में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का, कि आपसे पूछ देगा इन 15 महिलाओं में से किन्हीं 4 महिलाओं को उठा लेगा। और जैसे आपसे पूछ दे कि इनका स्थान पूछता है, कैसे यहाँ से एग्ज़ाम में पूछता है कि क्योंकि ये नाम तो सभी को याद रहते हैं कि कितनी महिलाएं थी 15 महिलाएं, और 15 महिलाओं के पूरे आप लोग नाम याद किए रहते हैं, लेकिन इनके स्थान यानी ये कहाँ से रिलेटिव करती थी वो आपसे अब एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपसे कैसे पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा, जैसे आपका कह दिया विजय पंडित लक्ष्मी, मालती चौधरी, रेणुका राय और लीला राय, ये 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि संविधान सभा में भाग लेने वाली महिलाओं में से उत्तर प्रदेश की महिला कौन सी है। तो इन 4 ऑप्शन में आपका रहेगा विजय पंडित लक्ष्मी, यानी कि ये कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने इन 15 महिलाओं को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। तो सरोजिनी नायडू आपकी बिहार से थी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी, विजय पंडित लक्ष्मी भी उत्तर प्रदेश से थी, कमला चौधरी भी उत्तर प्रदेश से थी और पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से थी, बेगम एजाज रसूल मध्य प्रांत से थी। कहाँ से थी मेरे भाई? मध्य प्रांत से थी। अमृता कौर आपकी मद्रास से थी और हंसा मेहता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हंसा मेहता कहाँ से थी? मुंबई से थी। फिर इसके बाद जी दुर्गाबाई मद्रास से थी, दक्षायानी बेलायुदान मद्रास से थी, अब्बू स्वामीनाथन ये भी मद्रास से थी और मालती चौधरी कहाँ से थी? उड़ीसा से थी, यानी ओडिशा से थी और रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय भी आपकी पश्चिम बंगाल से और एनी मस्करेनी यानी कि त्रांडव कौर से थी। तो ये इतनी महिलाएं थी। इन्हीं का इनाम एनी बेसेंट के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। एनी मस्करीनी जो हैं एनी बेसेंट के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये इतनी महिलाएं हैं और आपको पता है किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सभी के सभी जगहों के नाम मैंने लिख दिया और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगा एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।